हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के क्रम में हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 16 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनुरक्त शब्द का विलोम दोस्तों पूछा गया है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है अनुरक्ति, दूसरा ऑप्शन दिया है विरक्ति, तीसरा ऑप्शन है अनर्थ और चौथा ऑप्शन है विरक्त। तो दोस्तों, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होता है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विरक्त। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों, विरक्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम का चयन कीजिए। ऊर्ध्व शब्द का विलोम यहाँ दोस्तों आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन में देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है अधः, दूसरा ऑप्शन है अंत, तीसरा ऑप्शन है पुष्ट और चौथा ऑप्शन है क्षणिक। तो ऊर्ध्व का विलोम क्या होता है दोस्तों आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अधः। ये ऊर्ध्व का विलोम होता है। और दोस्तों, एक चीज और आप लोग जान लीजिए, जो यहाँ पे अंत दिया है, अंत दिया है, इसका विलोम क्या होता है, इसका विलोम होता है आदि। ये चीज भी आप कहीं नोट कर लीजिए। और दोस्तों, जो ये क्षणिक दिया है यहाँ पे, इसका विलोम क्या होता है, इसका विलोम होता है शाश्वत। शाश्वत, ये क्षणिक का विलोम होता है। ये चीज भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, ये एक वाक्यांश दिया है पीछे चलने वाला, इसके लिए एक शब्द पूछा गया है। वाक्यांश के लिए क्या होगा आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है अनुगत, दूसरा ऑप्शन है पिछलग्गू, तीसरा ऑप्शन दिया है पिछल और चौथा ऑप्शन है आगत। तो पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अनुगत। पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुगत। आप लोग ये चीज ध्यान रखना। और दोस्तों, ये जो आगत लिखा है, आगत के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, इसके लिए होगा एक वाक्यांश आया हुआ। आगत के लिए आया हुआ, आया हुआ, ये चीज भी आप लोग नोट कर लीजिए, आया हुआ। और दोस्तों, जो ये पिछलग्गू दिया है, जो ये पिछलग्गू दिया है, इसके लिए एक सब वाक्यांश क्या होगा, किसी का अंधा अनुयायी बनकर उसके पीछे चलना। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, पिछलग्गू, ये वाला। तो पिछलग्गू के लिए वाक्यांश क्या होगा दोस्तों, आप लोग कहीं इसको नोट कर लीजिए, किसी का अंधा अनुयायी बनकर उसके पीछे चलना, ये पिछलग्गू के लिए एक वाक्यांश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीछे चलने वाला। इसके लिए एक शब्द बताना था वाक्यांश के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुगत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। आसक्ति शब्द का अर्थ है। आसक्ति शब्द का अर्थ दोस्तों बताना है आप लोगों को, क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है अनुराग, दूसरा ऑप्शन है पिकप्रिय, तीसरा ऑप्शन है हुतासन और चौथा ऑप्शन दिया है जन्मदात्री। तो आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुराग। आसक्ति शब्द का अर्थ होता है अनुराग। अनुराग को ही और दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रेम। आप सभी लोग जानते होंगे, अनुराग को ही बोलते हैं प्रेम। ये चीज भी आप लोग याद रखना। और दोस्तों, जो ये हुतासन दिया है, ये क्या है, हुतासन ये अग्नि का अर्थ होता है या अग्नि का पर्यायवाची होता है। हुतासन अग्नि का अर्थ या अग्नि का पर्यायवाची होता है। और दोस्तों, जो ये पिकप्रिय दिया है, ये आम का अर्थ होता है या आम का पर्यायवाची होता है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। और दोस्तों, ये जन्मदात्री आप सभी जानते होंगे, ये माँ का अर्थ होता है या माँ का पर्यायवाची होता है, ये भी आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 64 में
क्या क्वेश्चन था, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा? तो आसक्ति शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग या प्रेम। अनुराग या प्रेम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी केसरी का पर्यायवाची है? केसरी का पर्यायवाची पूछा गया है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है मृगेंद्र, दूसरा ऑप्शन है भुजंग, तीसरा ऑप्शन दिया है तुरंग और चौथा ऑप्शन है अनंग। तो केसरी का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 65 में ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। केसरी का पर्यायवाची क्या होता है? मृगेंद्र। और दोस्तों केसरी के और अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं आप लोग वो भी जान लीजिए। केसरी के अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे शेर, शेर एक तो ये मृगेंद्र आपका हो ही गया, और क्या होगा? केहरी, केहरी ये भी नोट कर लीजिए कहीं आप लोग, ये सारे के सारे नोट कर लीजिए दोस्तों। और मृगराज, मृगराज, मृगराज। और दोस्तों क्या होगा? और होगा नखायुध, थोड़ा टफ है, नखायुध। ये सारे केसरी के पर्यायवाची हैं या शेर के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी पूछी गई है कि शुद्ध वर्तनी किसकी है, देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है अंताक्षरी, दूसरा है अंताक्षरी, तीसरा ऑप्शन दिया है अंताक्षरी और चौथा ऑप्शन दिया है अंताक्षरी। तो अंताक्षरी कौन सा सही लिखा है आप लोगों को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंताक्षरी। इसमें अंताक्षरी में याद रखना आप लोग दोस्तों, आधी ना और आधी ता दोनों बनते हैं, ये चीज याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, आंख का पानी ढल जाना। ये एक मुहावरा दिया है, इसका अर्थ आप लोगों को बताना है कि आंख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है बुढ़ापा आ जाना, दूसरा ऑप्शन है प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, तीसरा ऑप्शन दिया है निर्लज्ज हो जाना या चौथा ऑप्शन है देखने की ताकत कमजोर पड़ना। तो आंख का पानी मर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप सभी परिचित होंगे इससे। ऑप्शन नंबर सी, निर्लज्ज हो जाना। ये आंख का पानी मर जाना मुहावरे का अर्थ होगा। क्या होगा दोस्तों? निर्लज्ज हो जाना। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? ये कपटी मित्र एक मुहावरे का अर्थ दिया है, पूछा गया है क्वेश्चन में, ये कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ होगा आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है काठ का उल्लू होना, या दूसरा ऑप्शन है अक्ल का दुश्मन, या तीसरा ऑप्शन दिया है आस्तीन का सांप, या चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कपटी मित्र के लिए मुहावरा क्या होगा? आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के लिए मुहावरा क्या होगा? आस्तीन का सांप। ये चीज आप लोग याद रखना। और दोस्तों जो ये मुहावरा दिया है काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना, इसके लिए अर्थ क्या होगा? महामूर्ख होना, महामूर्ख होना। ये काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा दोस्तों? महामूर्ख होना। और दोस्तों जो ये अक्ल का दुश्मन होना लिखा है, अक्ल का दुश्मन होना, ये वाला बी में अक्ल का दुश्मन होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों मूर्ख होना, केवल मूर्ख होना, मूर्ख होना। ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 क्या था? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो वो ऑप्शन नंबर सी, आस्तीन का सांप, इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, रिक्त स्थान भरें, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे देखेंगे वाक्य क्या दिया है। धन खाली स्थान हो जाता है, कामा तन जर्जर हो जाता है, कामा साथी और सहयोगी खाली स्थान जाते हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है खत्म और वापस चलें, अगला ऑप्शन दिया है नष्ट और छूट, अगला ऑप्शन दिया है भस्म और भाग, अगला ऑप्शन है समाप्त और छोड़ के। तो यहाँ पे उचित विकल्प कौन सा भरा जाएगा दोस्तों आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर
69 में। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नष्ट और छूट। यानी कि यहां पे भरा जाएगा नष्ट और यहां पे होगा छूट। वाक्य क्या हो जाएगा देखेंगे, धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी छूट जाते हैं, ये एक पूरा वाक्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, नष्ट और छूट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहां भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखेंगे वाक्य क्या दिया है, शरीर की सुंदरता खाली स्थान है, उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता खाली स्थान है, उसकी आंखें। ये पूरा वाक्य दिया है। यहाँ पे क्या उचित विकल्प भरा जाएगा आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है होता और होती, दूसरा ऑप्शन दिया है होती होती, तीसरा ऑप्शन दिया है होती और होता, और चौथा ऑप्शन दिया है होता और होता। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या भरा जाएगा उचित विकल्प आप लोगों को बताना है। पहला इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, होती और होती। यहां पे यानी कि क्या भरा जाएगा? होती, और यहां भी होगा होती। देखेंगे पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, शरीर की सुंदरता होती है, उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है, उसकी आंखें। ये पूरा वाक्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, होती और होती। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? पूछा गया है संयुक्त वाक्य कौन सा होगा, यहाँ पे आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, ना कोई आया ना कोई गया। अगला ऑप्शन दिया है, वह जैसे आया वैसे ही गया। अगला ऑप्शन दिया है, वह आया और गया। अगला ऑप्शन दिया है, वह आया तभी तो गया। तो दोस्तों संयुक्त वाक्य का उदाहरण यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा होगा। दोस्तों एक चीज आप लोग जान लीजिए, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, ये चीज भी आप लोग याद रखना। और संयुक्त वाक्य पूछा गया है कि कौन सा होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, वह आया और गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, संयुक्त वाक्य की डिफिनीशन क्या होती है, कि संयुक्त वाक्य आप लोग कैसे पहचानेंगे कि किसमें संयुक्त वाक्य है, किसमें सरल वाक्य है, किसमें मिश्र वाक्य होगा। तो संयुक्त वाक्य की डिफिनीशन होती है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप कहीं पे, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक, ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक किन शब्दों से जुड़े होते हैं, नोट करना। यहां पे मैं नोट कर रहा हूं, और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, और दोस्तों फिर भी, नहीं तो, किंतु लेकिन, और लेकिन आदि। क्या दोस्तों? जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, नहीं तो, किंतु, लेकिन, इन शब्दों से जुड़े होते हैं तो वहां पे कौन सा होता है? वहां पे होता है सरल वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख रहे होंगे ये और से जुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित वाक्य में निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करें। मिश्र वाक्य में वाक्य को परिवर्तित करना है। देखेंगे वाक्य क्या दिया है, जिसका मुझे भय था वही हुआ। ये एक वाक्य दिया है और इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तो क्या होगा इसका मिश्र वाक्य? ऑप्शन देखेंगे, दिए हुए विकल्प वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है, या अगला ऑप्शन दिया है, जो मुझे हुआ है वह भय है। अगला ऑप्शन है, वही हुआ जिसका मुझे भय लगा हुआ था। अगला ऑप्शन दिया है, वही हुआ जिसका मुझे भय था। तो दोस्तों
वाक्य क्या था? वाक्य था जिसका मुझे भय था वही हुआ, इस वाक्य को मिस वाक्य में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिए हुए वाक्य का परिवर्तन संभव नहीं है। इस वाक्य का परिवर्तन दोस्तों संभव नहीं होगा क्योंकि ये वाक्य पहले से ही मिश्र वाक्य में लिखा है। तो इसलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। एक कथन गलत है, उसको चुनना है। देखेंगे ऑप्शन क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। या अगला ऑप्शन दिया है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अगला ऑप्शन दिया है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। और अगला ऑप्शन दिया है, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन गलत लिखा है यहाँ पे, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये वाक्य यहाँ पे गलत लिखा है। बाकी और एक चीज आप लोग समझ लीजिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है, ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी है। और दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। और सी ऑप्शन में व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही लिखी है। यहाँ पे लिखा क्या है? विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये वाली बात गलत लिखी है। विसर्ग संधि की डिफिनीशन यहाँ पे दोस्तों होगा क्या? विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के बाद यहाँ पे क्या होगा? विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग संधि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद विसर्ग के साथ मेल वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन से उत्पन्न विकार जो होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है, ये चीज आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो आप क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? सदैव में कौन सी संधि होगी आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है यण संधि, या दूसरा ऑप्शन दिया है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि और चौथा ऑप्शन दिया है गुण संधि। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदैव में कौन सी संधि होगी? आप सभी परिचित होंगे, ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, सदाधन एव। सदाधन एव, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो सदैव में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा सदाधन एव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित युग्मों में से एक युग्म समास की दृष्टि से अशुद्ध है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा वो अशुद्ध वाला आप लोगों को बताना है, अशुद्ध का चयन करना है। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है भरपेट में अव्ययी भाव समास। अगला ऑप्शन दिया है रसोई घर में तत्पुरुष समास। अगला ऑप्शन दिया है दाल रोटी में द्वंद्व समास। और अगला ऑप्शन दिया है चाल चलन में अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों समास की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन गलत है आप लोगों को ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चाल चलन में अव्ययी भाव समास। ये दिया है, ये वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। चाल चलन में कौन सा समास होगा? चाल चलन में होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और इसके समास की बात, द्वंद्व समास और इसके विग्रह की बात कर लें तो विग्रह क्या हो जाएगा? चाल और चलन। चाल और चलन। चलन, ये इसका विग्रह हो जाएगा। बाकी ये भरपेट जो दिया है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। रसोई घर ये तत्पुरुष समास है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। दाल रोटी, दाल और रोटी ये द्वंद्व समास है, ये भी बिल्कुल सही लिखा था। बाकी इसमें अशुद्ध पूछा गया था, चाल चलन में अव्ययी भाव समास नहीं होगा, ये वाला युग्म गलत लिखा है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चाल चलन में कौन सा समास होगा? चाल चलन में होगा द्वंद्व समास। और इसके विग्रह की अगर बात कर ले तो विग्रह क्या हो जाएगा? चाल और चलन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, सारंग लय सारंग चलिकई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है?
इस पद्य में कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछा गया है। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, या दूसरा ऑप्शन है श्लेष अलंकार, या तीसरा ऑप्शन है यमक अलंकार, या चौथा ऑप्शन है रूपक अलंकार। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। यमक अलंकार की डिफिनीशन क्या होती है दोस्तों? यमक अलंकार होता है जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे सारंग सारंग सारंग, ये कई बार प्रयुक्त हुआ है, यानी कि एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इस पद्य में यमक अलंकार होगा और यहाँ हर एक सारंग के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो दोस्तों यमक अलंकार की डिफिनीशन क्या होती है? जहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उसके अर्थ भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, किसमें प्रेरणार्थक क्रिया है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है चलना, या दूसरा ऑप्शन दिया है जगाना, तीसरा ऑप्शन है पढ़ना और चौथा ऑप्शन दिया है बदलना। तो किसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जगाना। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जगाना। दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती हैं आप लोग ये भी जान लीजिए। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं वो कहलाती हैं। तो दोस्तों ये जगाना, जगाना ये जगना से बना है, ये जगना से जगाना हुआ है। और दोस्तों जो ये उठना लिखा है, उठना से क्या हो जाएगा? उठाना, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जगाना। आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों 78 से 80 तक पैसेज है। यहाँ पे आप लोगों को पैसेज पढ़कर 3 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस करके अपने पेपर में जरूर जाइए, क्योंकि 1 से 2 नंबर का पैसेज जरूर आएगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है 78। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें, देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, या दूसरा ऑप्शन है सामयिक जीवन निरंतर प्रभावित होता रहता है। अगला ऑप्शन है भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान निहित होता है। अगला ऑप्शन दिया है भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है, ये 78 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है सामयिक जन संस्कृति का समावेश हो। अगला ऑप्शन दिया है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। अगला ऑप्शन दिया है पाश्चात्य सांस्कृतिक का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो। अगला ऑप्शन दिया है आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का सन्निवेश हो। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का अंतिम क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? शीर्षक पूछा गया है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है हमारी शिक्षा, माध्यम और पाठ्यक्रम, या अगला ऑप्शन दिया है हमारी सांस्कृतिक परंपरा, या अगला ऑप्शन दिया है शिक्षित जन और सामान्य जनता, या अगला ऑप्शन दिया है शिक्षा का माध्यम। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, हमारी शिक्षा, माध्यम और पाठ्यक्रम, ये इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।